आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग में होने वाले इंग्लिश के पेपर को लेकर के। इंग्लिश के पेपर को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादातर कॉलेजेस में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ कॉलेज में पढ़ाया जाता है लेकिन कोर्सेज पूरे नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को एग्जाम में होने वाले इंग्लिश के पेपर में इधर उधर जाकर के नई नई बुक्स, अलग अलग सिलेबस से जाकर के सर्च करना पड़ता है, लेकिन बच्चों को पेपर एग्जैक्टली मिल नहीं पाता है। लेकिन नर्सिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक बेसिक तरीका हम आपको आज बता सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो अनसीन पैसेज। एक अनसीन पैसेज जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। वंस देयर वाज अ ओल्ड मैन लिव्स इन अ विलेज विद हिज फैमिली विद हिज वाइफ। मतलब एक बूढ़ा आदमी गांव में अपनी वाइफ के साथ रहता है, वो झोपड़ी में रहता है जंगल में। वह दोनों मिलकर के लकड़ियां उठाने का काम करते अपनी जीविका चलाने के लिए। और एक दिन उनको पेड़ काटते काटते जमीन पर पड़ा हुआ एक बर्ड दिखाई दिया। उन्होंने उस बर्ड को उठाया, उस ओल्ड लेडी ने बर्ड को उठाया, उसकी केयर करने लगी और उसको लेकर के घर आ गए। अगले दिन बर्ड ने एक गोल्डन एग दिया, मतलब सोने का अंडा दिया। उस आदमी ने सोने का अंडा देखा और बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट डे उन्होंने उसको बेचना चालू किया और धीरे धीरे वो अमीर बनते गए। उसके बाद उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इसका पेट काट कर सारे अंडे एक साथ निकाल लिए जाए। तब उन्होंने अगले दिन ऐसा ही किया, पेट को काटा सारे अंडे को एक साथ निकालने के लिए। बट उनको इससे उन्होंने ये सीखा कि ग्रीड बहुत ज़्यादा खराब होता है, लालच बहुत बुरी बला होती है। ये इसके बाद में इस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे वो पूछ सकते हैं कि हु लिव्ड विद द ओल्ड मैन इन द विलेज। विलेज में ओल्ड मैन के साथ में कौन रहता था, ओल्ड मैन किसके साथ रहता था? तो इसका आंसर आएगा ये लिव्स इन अ विलेज विद हिज वाइफ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर, ये सेंटेंस पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डिड दे यूज टू कलेक्ट फॉर अर्निंग। सो वो अर्निंग के लिए, वो कमाने के लिए कौन सी चीज को कलेक्ट करते थे? तो यहाँ पे आ जाएगा दे यूज टू कलेक्ट वुडन फॉर अर्निंग। वो लकड़ियां कलेक्ट करते थे। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डिड दे फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो दे फाउंड्स द बर्ड, दे फाउंड अ बर्ड लाइंग डाउन ऑन द अर्थ। ये वाला सेंटेंस इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं एक पैराग्राफ में। चेंज द वॉइस। अब हम वॉइस को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब कोई बात हम सीधे तरीके से बोलते हैं, पैसिव वॉइस का मतलब होता है उसी बात को घुमा फिरा करके बोलना। इसके कुछ एग्जांपल्स है। जैसे एक्टिव वॉइस, ही सेंट मी ए बुक, मतलब मुझे उसने एक बुक सेंड करी है। ठीक है, इसको हम चेंज कैसे करेंगे कि मुझे एक बुक मिली है उसके द्वारा, या मुझे एक बुक सेंड की गई है उसके द्वारा। वही बात है लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा कर बोलते हैं तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए बुक वॉज सेंट मी बाई हिम, मुझे एक बुक भेजी गई है उसके द्वारा। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे शी एंजॉयड गुड हेल्थ, मतलब वह गुड हेल्थ को एंजॉय कर रही है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि गुड हेल्थ उसके द्वारा एंजॉय की जा रही है, गुड हेल्थ एंजॉयड बाय हिम। थर्ड एग्जांपल है एक्टिव वॉइस, आई हैव नॉट ब्रोकन दिस ग्लास, मतलब मैंने ये ग्लास नहीं तोड़ा है या मैंने ये कांच नहीं तोड़ा है। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये कांच मेरे द्वारा नहीं टूटा गया है, मतलब दिस ग्लास इज नॉट ब्रोकन बाय। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यूज द करेक्ट आर्टिकल्स ए एन डी। ए एन डी का हम यूज करेंगे कहां पर होगा, तो उसके लिए हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाले चॉइसेस यहाँ पे ओपन किए हैं। तो इसमें फर्स्ट है ए का यूज हम क्यों करते हैं? ए का यूज हम करते हैं जहां पर भी एक सिंगुलर चीज होती है, सिंगल वचन होता है, एक वचन वाली चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं। एन का यूज हम कब करते हैं? जब हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड हो, ब्रेक इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड हमारा हो ए ई आई ओ यू। जब हमारे सामने ये वर्ड नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं तो ऐसे टाइम पे हम एन का यूज करते हैं। और जब कोई स्पेशल चीज या फिर दुनिया में जो सिर्फ चीज एक ही है, या कोई इंसान जो दुनिया में एक ही है, फेमस है, तो उनके लिए लिखने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, लाइक डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लास। तो नॉइस बहुत सिंगल चीज है तो इसके लिए हम ए का यूज करेंगे। गोल्ड इज हेवियर मटेरियल देन आयरन, गोल्ड एक आयरन से ज्यादा हेवी मटेरियल होता है तो इसके लिए हम ए का यूज करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है लोयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो लोयन होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए लोयन के लिए हम द का यूज करेंगे, द लोयन। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, शेक्सपियर इज वेरी फेमस मैन। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि फेमस मैन है, और शेक्सपियर को हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही शेक्सपियर है जो बहुत ज्यादा फेमस है, इसके अलावा और कोई है नहीं। तो इसके लिए हम द का यूज करेंगे फेमस मैन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है शी इज ईटिंग एप्पल। तो एप्पल में जो पहला वर्ड है वो ए है, हमने देखा था ए ई आई ओ यू से अगर पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम इसके आगे एन लिखते हैं। तो शी इज ईटिंग एन एप्पल।
दिस बुक इज रिटन बाय इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन में सबसे पहले ई आ रहा है, जैसा हमने यहाँ पे देखा था ई आएगा तो हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे इस तरीके। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, मतलब पर्यायवाची शब्द। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे एलियन। एलियन मतलब बाहर का व्यक्ति होता है, तो इसका पर्यायवाची होगा फॉरेन। नेक्स्ट है असिस्टेंट। असिस्टेंट वो होता है जो हमारी हेल्प करता है, तो इसका पर्यायवाची होगा हेल्पर। लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है तर्क, कोई कारण, तो कारण को हम लोग लिखेंगे रीजन। फोर्थ होगा काम। काम का मतलब होता है शांत रहना या बिल्कुल चुप रहना, तो उसका सिनोनिम्स होगा क्वाइट, चुप। डैमेज। डैमेज का मतलब होता है क्षति पहुंचना या हानि होना, तो हानि को हम लोग बोलते हैं लॉस, हार्म या इंजरी। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है नुकसान। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी किसी चीज का, तो उसको हम बोलेंगे लेक। नेक्स्ट है लॉयल। लॉयल का मतलब है ईमानदार। ईमानदार को ऑनेस्ट और फेथफुल बोलते हैं। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना या इग्नोर करना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड। जो भी हमको आंसर, जो भी हमको क्वेश्चन में वर्ड पूछा जाएगा उसका हमको ऑपोजिट लिखना है। जैसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट का उल्टा होता है रिजेक्ट या रिफ्यूज करना, मतलब मना करना। एग्री का मतलब होता है किसी चीज के लिए एग्री होना। डिसएग्री का मतलब होता है डिसएग्री या उस चीज के लिए मना करना। लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, उसका उल्टा होगा डिसलाइक, नापसंद। ओल्ड का मतलब पुराना, उसका उल्टा होगा न्यू। एंशियंट। एंशियंट का एंटोनिम्स बनेगा मॉडर्न। एंशियंट का मतलब होता है पुराना काल, और मॉडर्न का मतलब होता है नया जन्म, नया काल। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम या बनाया हुआ। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। हेल्दी मतलब होता है स्वास्थ्य। अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ। लूज का मतलब कमजोर। टाइट का मतलब थोड़ा टाइट। देखेंगे यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया की सही फॉर्म कौन सा होता है, कौन सा वर्ड लगाने से हम लोगों को सेंटेंस क्लियर होता है। सो पहला हम देखेंगे शी डैश मी यस्टरडे, मतलब वो मुझे यस्टरडे मतलब मीट या मेट। अब अगर कोई हमको आज मिला है या हमको मिल रहा है या अगर प्रेजेंट में है, तो उसके लिए मीट वर्ड का यूज करेंगे। मेट वर्ड का यूज करेंगे हम पास्ट टेंस के लिए। तो यस्टरडे का मतलब होता है कि बीता हुआ कल, पास्ट टेंस, तो इसका आंसर आएगा मेट। शी मेट मी यस्टरडे। सेकंड सेंटेंस है आई हैव डैश हिम ए चांस। इसका हमारे पास ऑप्शन है गिव एंड गिवन, मतलब मैंने उससे चांस दिया है, तो क्या उसे चांस दिया गया था या दिया गया है अभी, तो आई हैव हिम ए चांस, तो उसे चांस दिया गया था, उसके लिए हम लोग लिखेंगे आई हैव गिवन हिम ए चांस। नेक्स्ट है कैन यू डैश मी ए न्यू हाउस, क्या आप मेरे लिए एक नया घर ढूंढ सकते हैं, उसको बोलने के लिए हम लोग फाइंड या फाउंड दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज करेंगे। तो फाउंड का इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फाउंड का मतलब होता है कि सामने वाले ने हमारे लिए, किसी जो भी व्यक्ति को हम बोल रहे हैं उसने हमारे लिए घर ढूंढ दिया है, तो उसके लिए हम फाउंड का यूज करेंगे। लेकिन हम उससे घर ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, मतलब अभी तक घर ढूंढा नहीं गया है, तो प्रेजेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फाइंड। कैन यू फाइंड मी ए न्यू हाउस। नेक्स्ट है विल यू प्लीज डैश मी, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे या हेल्प करेंगे के लिए हम लोग यूज करते हैं विल। विल वर्ड का यूज हम लोग करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, तो फ्यूचर में कभी भी पास्ट टेंस वाला वर्ब हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हेल्प। विल यू प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट है आई हैव डैश हिम ड्यूरिंग थेफ्ट ए चेन इन ए शॉप, मतलब मैंने उसे पकड़ा था दुकान में चोरी करने के समय पे, तो अगर मैंने उसे उस समय पर पकड़ा है तो कैच आएगा, लेकिन मैंने उसे पकड़ा था हम लोग बोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोट आएगा क्योंकि कोट है सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 लेटर राइटिंग। तो लेटर कैसे लिखते हैं उसका मैं एक फॉर्मेट आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लेटर अलग अलग व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, लेटर स्टार्ट करेंगे तो डेट हम लोग लिखते हैं, जो भी आज की डेट है, जो भी जिस दिन हमको लेटर लिखना है उस दिन की डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में लेटर किसको सेंड कर रहे हैं, तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं सारे स्टूडेंट के बिहाफ में कि हम उनको बुलाना चाहते हैं फ्रेशर पार्टी के लिए, तो हम उनके लिए लेटर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। कॉलेज का नाम हमने लिख दिया आरके कॉलेज ऑफ दिल्ली। देन रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो मैम या सर जो भी हमारे, जिनको भी हम लेटर लिखना चाह रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आई एम जो भी हमारा नाम है वो लिखने के बाद में स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज या स्कूल, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हम आपको
लेटर लिखना चाह रहे हैं टू इनवाइट इन आवर फ्रेशर्स पार्टी टू ज्वाइन द पार्टी एंड टू ब्लेस अस, मतलब हमारी पार्टी को ज्वाइन करे और हमको ब्लेसिंग्स दे, और इस चीज के लिए हम आपको बुला रहे हैं। तो ये सारा मैटर जो भी है यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद में नीचे लिखेंगे योर्स फेथफुली, मतलब आपका आज्ञाकारी या आपका चाहने वाला, जो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। हम रेस्पेक्टेड वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम लिखेंगे हमारा नेम एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब हमारी कौन सी क्लास है, हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वर्ड हम यूज करेंगे, डेट, टू, द, रेस्पेक्टेड सर, योर्स फेथफुली, नेम एंड डेजिग्नेशन, ये सारे एक सिंगल लाइन में हमारे यूज होंगे। बाकी का हम सारा मैटर जो है वो पूरा बीच में लिखेंगे, और सारा मैटर लिखने के बाद में हम लोग इस लेटर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग और भी अगर लेटर देखना चाहें तो ये हमने जैसे प्रिंसिपल को लिखा, ऐसे ही अगर हमको हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ है उसके बारे में अगर प्रिंट करवाना है न्यूज़पेपर में, तो हम लोगों को न्यूज़ एडिटर को हम लोगों को लेटर लिखना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे टू द एडिटर। कौन से पत्र को हम लिख रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे टू द एडिटर दैनिक भास्कर। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। इसके बाद में हम लोग एड्रेस लिख देंगे, दिल्ली या जिस भी सिटी के में हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा लेटर राइटिंग कंप्लीट होता है। हमारा ऐसे राइटिंग, ऐसे का मतलब होता है एक पैराग्राफ किसी भी एक टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल, इसमें हमको दिया जाता है 150 टू 200 वर्ड्स या 200 टू 250 वर्ड्स का हमको लिखना होता है। इसका मतलब है हमको हमारी नोटबुक का 1 से 1.5 से 2 पेज हमको पूरा फिल करना होता है। इसके लिए हम लोगों को किसी भी तरह के ऐसे आ सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरह के ऐसे आते हैं। तो हम ऐसे को लिखने का एक तरीका समझ लेते हैं। इसका एक फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले रीड द टॉपिक। जनरली क्या होता है कि इंग्लिश में बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो वो टॉपिक को समझ नहीं पाते, तो सबसे पहले टॉपिक को पढ़े, टॉपिक को समझे, वो क्या टॉपिक है उसके बारे में उसका ऑब्जर्वेशन करें। अब माइंड में हमको ऑब्जर्वेशन करना है कि पहले उस टॉपिक के बारे में सोचना है कि वो टॉपिक है क्या, किस बारे में है, उससे रिलेटेड बातें हमको हिंदी में ही चाहे लेकिन माइंड के अंदर लानी है। उससे रिलेटेड कम से कम 10-15 सेंटेंस हमको सोचने हैं। इसके बाद में डिफाइन द सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक है सबसे पहले हमको लिखने के टाइम पे जब हम शुरू की 3-4 लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब हमको उस सब्जेक्ट को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन है, उससे परिभाषा है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों को लिखना होता है। इसके बाद में कलेक्ट द मैटर एंड मटेरियल, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मटेरियल हमने ऑब्जर्व किया है उसको कलेक्ट करना है और उससे रिलेटेड चीज़ों को हमको लिखना है। और लास्ट में होता है फिनिश विथ इफेक्टिव सेंटेंस, मतलब हम बीच में चाहे हमारे सेंटेंस को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग और जो एंड है वो ज़्यादातर रीड किया जाता है। तो इसलिए हमको जब भी फिनिश करना है हमारे टॉपिक को तो इफेक्टिव सेंटेंस के साथ में हम लोग खत्म करते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे जैसे ऐसे देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम निबंध लिखेंगे इंग्लिश में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को समझना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी आज के युग में वर्ल्ड में हर जगह पे हर देश में होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। अनएम्प्लॉयमेंट एक सोशल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को कई अपने घरों में जो चीज़ वो चाहते हैं, जो सामान वो लाना चाहते हैं, जिन फैसिलिटीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है उसको जानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का कारण होता है, सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आज बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने की वजह से हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, और इस कंडीशन में हम लोग या जितने भी जो गरीब लोग हैं सभी लोगों को प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए अब हमारे देश में कौन कौन से उपाय बढ़ाए गए हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए इंटरनेट एजुकेशन, ऑनलाइन सर्विसेज और काफ़ी बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने चलाई है। इसके अलावा लोग होम सर्विस, वर्क टू होम, बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ में काम करते हैं। इससे हम लोगों के घर में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम है या पॉवर्टी वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग निबंध लिख सकते हैं और हम लोग फिनिश कर सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है और हम लोग किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को पा सकते हैं, किस तरीके से रोजगार प्राप्त करके हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारा पूरा निबंध लिखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम। Unemployment is a biggest problem of all time.
एवरीवेयर। इसका मतलब होता है, मतलब हर जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ी समस्या रही है हर समय में। इसके बाद हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पुअर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट से पुअर्टी आती है, गरीबी आती है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इलिटरेसी, अशिक्षा, अशिक्षा आती है। इसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब आर्थिक समस्याएं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो पुअर हो जाती है, आर्थिक कंडीशन खराब हो जाती है, ये सारी समस्याएं आती है। तो हम इस चीज से स्टार्ट कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवेयर, एंड अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू illiteracy in the world, unemployment leads to socio-economic problems to the people who are living in unemployment family. So ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके बाद में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो सारा मैटर हम लोग बीच में लिखेंगे, किस तरीके से इसकी क्या क्या कारण है वो सारी बातें हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करने के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे, टू सोल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सम एक्शंस फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसके लिए गवर्नमेंट इंडिया ने कौन से एक्शंस को लिया है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो वो देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट एक्शन हैज बीन टेकन द ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन अर्निंग इनकम सोर्सेज। तो ये सारी जो चीजें हैं सरकार ने चलाई गई है, इसके द्वारा इंडिया इज नाउ नॉट एन अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री, इंडिया इज नाउ बिकम a more employed country than the other backward countries, and developing countries are unemployment, but India is also a developing country, but India is a country which has more employment than the backward countries। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आई होप आपको इंग्लिश का पेपर क्लियर हो गया है। इस हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से आप बहुत कुछ इस इंग्लिश के पेपर में कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।